The Straits of Hormuz. The Strait of Hormuz. The Strait of Hormuz. The Straits of Hormuz. The Strait of Hormuz. इंडिया का एलपीजी सिस्टम सिर्फ 10 दिन के बफर पर चल रहा है। ज़रा सोचिए, अगर आज सप्लाई पूरी तरह से रुक जाए तो सिर्फ 10 दिन में गैस खत्म हो सकती है। लेकिन अब ये सिचुएशन पहले जैसे सिंपल नहीं है। ये रियलिटी और भी कॉम्प्लेक्स हो चुकी है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पूरी तरह से बंद तो नहीं है, लेकिन नॉर्मल भी नहीं है। आज ये एक कंट्रोल्ड वॉर जोन बन चुका है। यूएस, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे इस टेंशन की वजह से यहाँ शिपिंग पूरी तरह से बंद हुई थी। लेकिन इंश्योरेंस कॉस्ट, रिस्क अलर्ट और नेवल टेंशन की वजह से कई कंपनियों ने टेम्पररी रूट्स अवॉइड किए। और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या थी? ईरान द्वारा ऑयल टैंकर्स पर डायरेक्ट अटैक। पिछले कुछ समय से मल्टीपल क्रूड ऑयल शिप्स पर टारगेट किया गया है। कुछ पर तो ड्रोन अटैक्स भी हुए हैं और कुछ पर एक्सप्लोजिव बोट से हमला किया गया, जिससे ग्लोबल शिपिंग में पैनिक फैल चुका है। और इसी वजह से स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को अब हाई रिस्क जोन या फिर रेड सिग्नल कॉरिडोर माना जा रहा है, जहां से गुजरना अब नॉर्मल नहीं है, बल्कि रिस्क बेस्ड डिसीजन बन चुका है। लेकिन सिलेक्टिवली अब कुछ कंट्रीज़ को पैसेज अलाउ किया जा रहा है। इंडिया उन्हीं नेशंस में शामिल है जिन्हें लिमिटेड परमिशन दी जा रही है। मतलब सप्लाई तो आ रही है, लेकिन बिल्कुल स्मूथ नहीं। पिछले कुछ दिनों में सिचुएशन थोड़ी स्टेबलाइज तो हुई है, लेकिन रिस्क अभी भी हाई है। इंश्योरेंस प्रीमियम्स बढ़ चुके हैं, फ्रेट कॉस्ट बढ़ चुका है और हर शिपमेंट अब नॉर्मल ट्रेड नहीं, बल्कि एक कैलकुलेटेड रिस्क बन चुका है। देखिए, कुछ इंडियन एलपीजी टैंकर्स जैसे कि BWELM, BWTYR स्ट्रेट ऑफ हार्मूज क्रॉस कर रहे हैं। और अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात समझिए। BWELM और BWTYR क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में बताते हैं। ये कोई रैंडम शिप्स नहीं है, ये VLGC यानी कि वेरी लार्ज गैस कैरियर्स हैं, जो एक बार में हज़ारों टन्स ऑफ LPG कैरी करते हैं। मतलब एक शिप लाखों घरों की LPG सप्लाई लेकर चलता है। और ऐसे ही VLGC शिप्स की ट्रैकिंग पब्लिक होती है और हर डिले ग्लोबल मार्केट में सिग्नल भेजता है कि सप्लाई चेन स्ट्रेस में है। और जब ऐसे VLGC शिप्स डिले होते हैं तो उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। अब फैक्ट्स पर बात करते हैं। कुछ जहाज इंडिया पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसे शिप्स हैं जो गल्फ रीजन में फंसे हुए हैं। मतलब रियलिटी यह है कि सप्लाई बंद नहीं है, लेकिन कंट्रोल में है और बहुत ही स्लो है। हर शिप को कोऑर्डिनेशन और परमिशन के साथ मूव करना पड़ रहा है और इसी वजह से डिले हो रहा है, कॉस्ट बढ़ रही है और इसका सबसे बड़ा फैक्टर अनसर्टेनिटी पैदा हो रही है। अब सोचिए, जब सप्लाई स्लो हो जाए तो मार्केट में क्या होता है? प्राइसेस स्टेबल नहीं रहते और शॉर्टेज का रिस्क बढ़ जाता है और पैनिक तो अलग लेवल का क्रिएट होता है। अभी तक डोमेस्टिक LPG प्राइसेस शार्पली स्पाइक नहीं हुए हैं, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने प्राइसिंग पर कंट्रोल किया है और सब्सिडी बफर यूज़ कर रहे हैं। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में वॉलेटिलिटी साफ दिखाई दे रही है और इसका इम्पैक्ट ग्राउंड पर दिखना शुरू हो चुका है। कुछ सिटीज़ में जैसे कि मुंबई, बेंगलोर ऐसे मेट्रो सिटीज़ में कमर्शियल LPG सिलेंडर्स की सप्लाई टाइट हो चुकी है और जिसका असर होटल और रेस्टोरेंट्स पर बढ़ रहा है। अब एक सिंपल सवाल, इंडिया इतना वनरेबल क्यों है? आंसर सिंपल है, डिपेंडेंसी। इंडिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट LPG इंपोर्टर है। इंडिया अपनी LPG का 60% से ज़्यादा इंपोर्ट करता है और ये मेजॉरिटी मिडल ईस्ट से आता है और वो सब एक ही रूट से आता है, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज। मतलब एक सिंगल चोक पॉइंट पे पूरा सिस्टम डिपेंड है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं, LPG कैसे बनता है? जब क्रूड ऑयल रिफाइन होता है तो LPG एक बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में निकलता है या फिर नेचुरल गैस प्रोसेसिंग से LPG बनाया जाता है। मतलब LPG डायरेक्टली क्रूड ऑयल और गैस मार्केट पे डिपेंडेंट है। अब इंडिया की सबसे बड़ी कमजोरी समझो, स्टोरेज। इंडिया के पास लिमिटेड LPG स्टोरेज है, अप्रॉक्स 10-12 दिन का बफर। लेकिन क्या इंडिया के पास रिजर्व्स है? तो आंसर है हाँ। इंडिया ने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स बनाए हैं, जैसे कि विशाखापट्टनम, मैंगलोर और पुदूर में अंडरग्राउंड स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं। ये रॉक कवर्स होते हैं जिसमें क्रूड ऑयल स्टोरेज किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के लिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ये LPG के लिए डिज़ाइन नहीं है और कैपेसिटी भी लिमिटेड है। अब एक्सपांशन प्लान्स क्या है? गवर्नमेंट ने फेज़ 2 में नए स्टोरेज अप्रूव किए हैं।
जैसे कि चंडीकोल पुदुर एक्सपांशन, जिससे कैपेसिटी लगभग 2 गुनी हो जाएगी। और ये प्रोजेक्ट्स अभी भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुए हैं और इसी वजह से आज भी बफर लिमिटेड है। अब सवाल ये है कि क्या ये डिले प्रॉब्लम है? तो कुछ हद तक हाँ भी और कुछ हद तक ना भी, लेकिन पूरी कहानी सच्चाई नहीं बताती, क्योंकि ये स्टोरेज बनाना सिंपल काम नहीं है। अंडरग्राउंड कॉमन्स बनाने पड़ते हैं जो सालों लेते हैं, कॉस्ट बहुत ही हाई होती है और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इसमें आसानी से नहीं आती और इसीलिए एग्जीक्यूशन बहुत ही स्लो चल रहा है। लेकिन रियलिटी ये है कि इसकी वजह से रिस्क फैक्ट बढ़ा जा रहा है और प्रिपरेशन अभी भी फास्ट नहीं है। अब इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया सिर्फ वेट नहीं कर रहा, गवर्नमेंट एक्टिवली कार्गो रीरूट कर रही है। अल्टरनेटिव सप्लायर्स जैसे कि यूएस, अफ्रीका और रशिया से सोर्सिंग बढ़ाई जा रही है और स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन के थ्रू क्रिटिकल शिपमेंट्स को प्रायोरिटी क्लियरेंस दिया जा रहा है। लेकिन स्ट्रक्चर अभी भी वीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट एंगल समझिए, क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ सच में ईरान के कंट्रोल में है? टेक्निकली पूरा कंट्रोल नहीं है, लेकिन पार्शियली है। ईरान इसका सबसे बड़ा पावरफुल प्लेयर है। स्ट्रेट इतना नैरो है कि कई जगह पर सिर्फ 20 या 30 किलोमीटर ही चौड़ा रह जाता है और मतलब हर शिप ईरान के बिल्कुल पास से गुजरती है और स्ट्रेट के अंदर मौजूद कई स्ट्रेटेजिक आइलैंड जैसे कि किशम, हार्मुज और अबू मूसा ईरान के कंट्रोल में हैं। इन लोकेशंस में पूरे शिपिंग रूट्स पर नज़र रखी जा सकती है। ईरान की नेवल फोर्स और रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स सीधे इस स्ट्रेट में ऑपरेट करते हैं और अगर ईरान चाहे तो मिसाइल्स, ड्रोन्स या नेवल माइंस के ज़रिए शिपिंग को तुरंत डिस्प्यूट कर सकता है। और यही रीज़न है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का गेट कीपर बन जाता है, क्योंकि वो इसे ऑफिशियली ओन तो नहीं करता लेकिन पार्शियली कंट्रोल कर सकता है और यही उसकी सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल पावर है। ऑयल से नहीं, ज्योग्राफी से कंट्रोल, क्योंकि दुनिया का लगभग 20% ऑयल इसी रास्ते से गुजरता है। मतलब ये सिर्फ एक सी रूट नहीं है बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी की लाइफलाइन है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, सॉल्यूशंस। सबसे पहले इंडिया को डेडिकेटेड एलपीजी रिजर्व्स बनाने होंगे जैसे कि क्रूड ऑयल के लिए बनाए गए हैं। दूसरा, इम्पोर्टेंट रूट्स डाइवर्सिफाई करने होंगे ताकि सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर डिपेंडेंसी कम हो। तीसरा, डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ानी होगी। चौथा, स्ट्रेटेजिक स्टोरेज कैपेसिटी कम से कम 30 से 60 दिन तक बढ़ानी होगी और लॉन्ग टर्म में इलेक्ट्रिक कुकिंग, टीएनजी और रिन्यूएबल अल्टरनेटिव्स को पुश करना होगा, क्योंकि जब तक इंडिया ग्लोबली डिपेंड रहेगा तब तक वॉर सिचुएशन आने के बाद इम्पैक्ट इंडिया पर ही दिखेगा। अब एक और एंगल देखते हैं, इस सिचुएशन में फ़ायदा किसका हो रहा है? यूएस, रशिया और ऑयल कंपनीज, और लॉस कॉमन इंडियन कंज्यूमर जैसे कि आप और मैं, हम सब फेस कर रहे हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये सिर्फ एक टेम्पररी क्राइसिस नहीं है, ये एक स्ट्रक्चरल वार्निंग है, क्योंकि इंडिया हाई इंपोर्ट डिपेंडेंट, सिंगल लूप डिपेंडेंट और लो स्टोरेज कैपेसिटी और राइजिंग डिमांड, इन सब में अटका हुआ है। मतलब सिस्टम ऑलरेडी प्रेशर में है, वॉर ने सिर्फ इस वीकनेस को एक्सपोज किया है और अगर फ्यूचर में ऐसे टेंशन्स बढ़ते हैं तो ये क्राइसिस और भी फ्रिक्वेंट हो सकते हैं। अब फाइनल सवाल आपसे है, क्या इंडिया नेक्स्ट क्राइसिस के लिए रेडी है या फिर से यही कहानी दोहराई जाएगी? कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ न्यूज़ नहीं है, ये हर घर की रियलिटी है। ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोस देखने के लिए हमारा द यश राणे शो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स ज़रूर कीजिए और अपने नज़दीकी परिवारजनों में इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।